स्त्रीवादी वैचारिकी के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय व इग्नू में प्राध्यापन कार्य किया व इग्नू के स्कूल ऑफ जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज की निदेशक भी रही। इन्हें हिंदी अकादमी पुरस्कार व रजा सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर सविता सिंह मैम को मैं बीज वक्तव्य हेतु सादर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रोफेसर सविता सिंह। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये दोपहर का ऐसा समय है जब लोगों को भूख लगती है, जब वो थोड़ा अवकाश चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, लेकिन स्त्रीवाद के लिए कोई नई बात नहीं है। स्त्रीवादी समझ एक खास किस्म के संघर्ष से पैदा होती है। अभी जो बातें हो रही हैं माँ सविता देवी के बारे में, तो 2-3 छोटी छोटी बातें कह के उसके बाद मैं अपने एनालिसिस पर आती हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या माँ सविता देवी की कोई फेमिनिस्ट रीडिंग हो सकती है? शायद आप लोग यही मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकती है, वही मैं करूँगी। दूसरी बात कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो फर्क है ये स्त्रियों ने नहीं किया। ये मुझे क्यों सुनने को मिल रहा है कि महाश्वेता देवी ये फर्क नहीं कर रही है? ये महाश्वेता देवी सभी है, वो सिर्फ स्त्री नहीं है। महाश्वेता देवी को भी शायद ये नहीं पता था कि वो स्त्री वाली नहीं है, वो स्त्री नहीं है, वो इतनी सार्वभौमिक है कि वो सबकी है। हालांकि वो सबको अपना बेटा बेटी, मुझे भी अपनी बेटी कहती थी, मेरे हस्बैंड को कहती थी पंकज मेरा बेटा है, मैं सबको सुनती रहती हूँ। लेकिन जब आप महाश्वेता देवी को पढ़ने जाएंगे, आप लोग पढ़ने जाएंगे, तो आप पाएंगे कि उनके अंदर एक फेमिनिस्ट जीनियस बैठी हुई है। और आज मैं आप लोगों को इसके उदाहरण दूँ। एक तो जब हम फेमिनिस्ट रीडिंग करते हैं तो ये मत सोचिए कि हम यथार्थ को घटा के कुछ करने जा रहे हैं। बिल्कुल गलत। हम यथार्थ को और गहराई में जाकर के उसकी नई परतों को खोजते हैं, क्योंकि स्त्रीवाद का संबंध कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों से। आपको मालूम है कि सिगमंड फ्रॉयड ने वेस्टर्न बुर्जुआ कैपिटलिस्ट समाज की उन परतों की जांच की जहां पर वो खुद चिपके रहे। जब उन्होंने कहा कि इस समाज में ज्यादातर बातें सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल रिलेशंस और सेक्सुअल स्ट्रक्चर से संबंधित है। जब हम उनकी परख करते हैं तब हमें अपना ये पूंजीवादी समाज भी समझ में आता है। ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, कॉन्शियस क्या है, सब कॉन्शियस क्या है। और मेरी बहुत गहरी इच्छा रही कि मैं इस चीज को समझूं, क्योंकि हमारा जो आधुनिक राष्ट्र राज्य बना है, जिसके बारे में महाश्वेता लिखती है, उसका भी एक अपना सबकॉन्शियस है, जिसमें यातनाएं ही यातनाएं। पहली तो बात ये, जिन यातनाओं, जिन हिंसाओं के बारे में वो बात करती है, वो सिर्फ यथार्थ रूप में ही नहीं बच सकती या उसी में नहीं घट जाती। हमारा समाज कितना हिंसक है स्त्रियों को लेकर के, कितना हिंसक है आदिवासी लोगों को लेकर के, कितना हिंसक है दलित लोगों को लेकर के, हम कैसे उसके साथ में जीते हैं, ये हमारी चिंता का विषय है।
और ये एक दिन और 2 दिन की हिंसा नहीं है, ये सतत चलने वाली हिंसा है। और इसकी परख एक स्त्री जो महाश्वेता देवी है, शुरू से लेकर आखिर चले जाइए, संवाद चलता ही रहता है जिसमें ये सारी बातें ही पढ़ते खुलती जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, महाश्वेता एक ऐसे बुद्धिजीवी परिवार से आते थे। उनके पति, उनके चाचा, उनके अपने बेटे, ये सभी लोग उसी लेवल पे साथ काम करते थे और सोचते थे। ये कोई मामूली बात नहीं, was not the only one who was doing it. नवाब भट्टाचार्य ने उनकी जो हिंदी में अनुदित कविताएं हैं, उसमें एक कविता है जिसमें कहते हैं, और याद कीजिए कि वो समय है जब नक्सलों के प्रति हिंसा चरम पर थी बंगाल में और पूरे देश में। अगर मैं घटा करके से उनको कहूँ कि वो नक्सल चिंतन की लेखिका हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं उतना नहीं कहना चाहती, मैं कुछ और उनके बारे में कहना चाहती। नवाब ने लिखा है कि दुख जब आता है तो अपने साथ पुलिस भी आता है। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। नक्सलियों का संबंध भारतीय पुलिस के साथ कैसा रहा है, इतना हिंसक, लगभग पुलिस स्टेट की तरह राज्य काम करता रहा। उन्होंने डेमोक्रेसी को कभी जाना ही नहीं। 1000 चौरस की माँ का टेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ एक माँ का संघर्ष नहीं है, एक ऐसे इनोसेंस के भ्रष्ट हो जाने का, एक ऐसे उसके टूटने की कथा है वो, जिसको हम भारतीयता कहते हैं। हमारी अपनी आत्मिकता, भारतीय आत्मिकता, उसका जो भ्रम है वो वहां पर टूटता है जब आप उस टेक्स्ट को ठीक से लिखते हैं। तीसरी बात, जब हम कोई फेमिनिस्ट एनालिसिस करते हैं तो उसकी एक पद्धति है। ये मत सोचिए कि किसी प्रेजुडिस के तहत हम कुछ करते हैं या किसी झाग में आके करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक पूरा फील्ड ऑफ स्टडी है और इसकी अपनी अकादमिक गरिमा है। इस विमर्श में आने के लिए आपको इस विमर्श का पता होना चाहिए, इसने क्या लिखा है इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक पद्धति ये है जिसको हम फेमिनिन एप्रोच कहते हैं। ये पद्धति है जिसके तहत स्त्रियां कैसे लिखती हैं, क्या लिखती हैं, स्त्रियों के बारे में क्या लिखा गया है, वो खुद को कैसे रिकवर करती हैं, कैसे अपने इतिहास को लिखती हैं, कैसे जो मैस्कुलिनिस्ट पैट्रियार्कल इतिहास बोध है उसको भंग करती हैं, कैसे उसके आगे जाती हैं, सत्य का उनका क्या अनुभव है, उस सत्य को कैसे फिर से जांचती हैं। ऐसे पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट फेमिनिज्म, फ्रेंच फेमिनिज्म, ये सब ऐसी पैदा हुई चीजें नहीं है। इन सब के पीछे गहरी वैचारिकता है और ऐसा प्रतिष्ठता के साथ संघर्ष है जिसको आप हाईएस्ट लेवल ऑफ एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव स्ट्रगल कह सकते हैं। अब आप जब जेनेसिस को पढ़ते हैं, लुईस रिगरे को पढ़ते हैं, जूलिया क्रिस्टेवा को पढ़ते हैं, तो किसी हेगल, किसी कांट, किसी हेगल, किसी मार्क्स से कम नहीं है। अब जाके देखिए किस तरह से सेमियोटिक्स को, किस तरह से हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के तहत, जिसको हम फेमिनिस्ट कह सकते हैं, जूलिया क्रिस्टेवा हमें वहां ले जाती हैं जहां पर हम एक नए सिंबॉलिक ऑर्डर की रचना कर सकते हैं, जहां पर मैं खुद को भी बार बार ले जाती हूँ, बार जाती हूँ। कितना बड़ा संघर्ष है स्त्री के लिए मानिफेस्ट कुछ भी लिखना जिसका महत्व सबके लिए हो। हम सिर्फ सत्ता को
करने के लिए नहीं लिखते, उसके लेवल्स कुछ और भी स्थापित करने के लिए लिखते हैं, जिसमें सिर्फ स्त्री ना हो, जिसमें सब हो। उस लेवल पे स्त्री और पुरुष दोनों को समाज करते हैं। लेकिन इस सिंबॉलिक ऑर्डर के अंदर वो खुद ही ऐसा नहीं होने देते। उन्होंने अपनी सत्ता को ऐसे स्थापित किया है भाषा के जरिए, अर्थ के जरिए, ग्रामर के जरिए, कि दूसरी कोई सत्ता बनने की संभावना ही नहीं। इसलिए उसका भी भंग होना चाहिए। अब इस वक्त यहाँ आकर आप कहें कि नहीं, ये फर्क नहीं होना चाहिए, ये एक राजनीति है। ये फर्क हो करके ही तब दूसरी सत्ता बनेगी जिसमें फर्क नहीं रहेगा, उससे पहले संभव नहीं है। और हमने इसको मानने वाले एक तरह का प्लॉय है इंटेलेक्चुअल। इतने अब हम गाफिल हैं, तो हम समझते हैं चीजों को कि कैसे चीजें गठित होती हैं, कैसे संगठित होती है, कैसे सृजन होता है, कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे अर्थ तय होते हैं, ये अब हम समझते हैं। तो इस तरह की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं आपको बताती हूँ, मैं आप कहना चाहती हूँ कि जब हम फेमिनिस्ट रीडिंग करते हैं विदिन द गिवन सिंबॉलिक ऑर्डर, तो आप परखिए कि इस स्त्रीवादी ने कौन से टेक्स्ट चुने किसी बड़े लेखक के। मैंने शमशेर को क्रिटिसाइज करने के लिए टूटी हुई बिखरी हुई को ही क्यों चुना? महाश्वेता देवी ने जिन स्त्री चरित्रों का निर्माण किया है अपने लेखन में, अपने तमाम उपन्यासों कहानियों में, उसमें सनिखरी, द्रौपदी, मैरी, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये किसी पुरुष लेखक के उपन्यास में प्रेजेंट ही हुई हैं, उनका प्रेजेंस ही बना है। इसलिए क्योंकि ये जो महाश्वेता देवी नाम की महान लेखिका है, ये फेमिनिस्ट है, इसलिए उसने ऐसे चरित्रों का निर्माण किया। अब मैं बताऊंगी कि क्यों बाकी दूसरे सीता, राधा, राधिका, ये तमाम जो कैरेक्टर्स हैं बड़े बड़े, उनसे क्यों इतने अलग है। दूसरी बात कि महाश्वेता देवी को मैं एक इको फेमिनिस्ट राइटर के रूप में भी स्थापित मैं उसकी पहचान करना चाहती हूँ। जो व्यक्ति आदिवासी, क्यों उन्होंने बंगाल में इतना उन्नत साहित्य, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के तमाम जो वहाँ का अरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मणवादी पूरा जो समाज है, उन्होंने उनके साथ मिलने नहीं हो, उन्होंने उनकी पंक्ति में जाकर के बैठ गए, उन्होंने गीतांजलि जैसी कोई और एक रचना उन्होंने की, उन्होंने क्यों जंगल के दावेदार, छोटी मुंडा उसका तीर, क्या ये सब कैरेक्टर्स है, ये कहीं अवेलेबल नहीं है। उनकी जो कहानियों का सिलेक्शन मैंने किया है, आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी उसके बारे में भी एनालिसिस में, बस यही बताने के लिए कि जब हम फेमिनिस्ट रीडिंग करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, और कैसे उससे हम समृद्ध होते हैं, और ये विश्वास अंदर पैदा होता है कि नहीं, महाश्वेता देवी एक बहुत बड़ी एक जीनियस लाइफ अंडरस्टैंडिंग है अपने समाज में, जो जिस तरह से सत्ता संगठित हुई है और जिस तरह से वो स्त्री का दमन करती है, जिस तरह से वो आदिवासियों का दमन करती है, जिस तरह से भिखारी दुसाध, मैं एक यहाँ पर कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो कौन है और वो कैसे इस बात से सन्न हो जाता है कि ये जो भारत बना है, नया भारत, उसमें एक संविधान जैसी कुछ चीज़ है और जिसमें हर मनुष्य को समान माना गया, समान करना गया। पहली बार अपने जीवन में सुनता है कि ऐसा है कुछ, क्या ऐसा हो सकता है, एक दुसाध और एक ब्राह्मण और एक पंडित समान है, किस तरह पर कुछ समय वो हिसाब लोग पढ़ के सुनाओ। तो मैं जो कहना चाहती हूँ कि जब आप फेमिनिस्ट रीडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, बहुत समझ चाहिए और सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति परक एक रीडिंग करने
सकते हैं सिंपैथेटिक रीडिंग, जो कि इंटरप्रेटिव है अपने एकेडमिक जार्गन में कह सकते हैं। लेकिन जब तक आपको आदिवासियों के लिए वैसी ही सहानुभूति नहीं है, उनके जीवन के प्रति मन में आदर नहीं है कि उनका एक कॉस्मिक संसार है, तो उसके भी देवता है, उनके संबंध जानवरों के साथ क्या है, उनके संबंध जानवरों के साथ जैसे वो इतने उन्नत हैं कि हमारे संबंध आदिवासी मनुष्यों के प्रति भी वैसे हैं। इतना भारी फर्क है। तो 2-3 कहानियों के जिनका मैं जिक्र करना चाहती हूँ वो ये। एक तो उनकी कहानी है शिकार। मैं कहीं भी उसकी रीडिंग नहीं पाती, मैंने अभी यहाँ बोलने के लिए बहुत जगह देखने की कोशिश की कि इस कहानी की कहीं चर्चा है। एक उनकी कहानी द्रौपदी तो है ही है, उसके बारे में इसलिए बात करूंगी, उसकी रीडिंग भी नई रीडिंग नहीं हुई है। जब ऐसा रियली मौका आता है कि आप कर सकते हैं वैसा, तभी आप उसको नहीं करते। क्यों? क्योंकि तब भेद खुल जाएगा। ये जो भेद है असमानता का और लैंगिक असमानता का जबरदस्त भेद, ये खुलना नहीं चाहिए, लेकिन फेमिनिस्ट रीडिंग में हम उसको खोलना चाहिए। तो अब देखिए शनिचरी, रुदाली के बाद काशीनाथ सिंह जी कह रहे थे, रुदाली क्या कैरेक्टर उन्होंने चुना है। रुदाली नाम की जो एक व्यवस्था है वो रिचुअल है। जैसे हिंदू समाजों में तमाम तरह के रिचुअल्स हैं, वैसे ही ये जो रोना है स्त्रियों का, पुरुष जाकर नहीं रोते हैं उसमें, माँ के सारी स्त्रियाँ होती हैं जो जाकर माँ रोती हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही रोती हैं, उनका पूरा जीवन ही रुदन का है, उनके लिए बहुत आसान है, जब भी चाहे तब रो देंगे, तो दुख से तो भरी रहती। शनिचरी का जो चरित्र उन्होंने बनाया है, उसको कभी भी वो खुद ये मानने लगी है कि शनिचर जो ग्रह है उसी ने उसके जीवन को बर्बाद कर, इसको ग्रस लिया, इसको कभी भी सुख नहीं मिला जीवन में। जितनी मौतें उसके जीवन में हुई हैं और किसी पर वो रो नहीं सकी। देखिए ये सब कॉन्टेक्स्ट है जिसके कारण ये रुदाली एक तरह का इसका पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसका एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, क्योंकि ये ऐसा ये एक काम है, इसका फीमेल फेमिनिन वर्क जिसके लिए पेमेंट होता है रोने के लिए। तो हमारे खास करके वो सवर्ण समाजों के अंदर जो अखंड है प्रेम का, संबंधों का, पिता का बाप के साथ, बाप का भाई का भाई के साथ, पुत्र का माँ के साथ, सब खुल के सामने आ जाता है। जब भी कोई ये लोग पता लगाते रहते हैं, शनिचरी और इसका पूरा एक ग्रुप है, उसमें हाफ ऑफ देम आर बेसिकली दे कम फ्रॉम दे प्रोस्टिट्यूट्स। तो स्त्रियों का ये भी तो काम है ना, प्रोस्टिट्यूशन उनका वर्क है ना। तो ये कभी ये काम करती हैं, वो काम करती हैं और सबके लिए उनको पैसा मिलता है। आंखों के जो आंसू निकलते हैं उनका संबंध पॉलिटिकल इकोनॉमी से। ये चीज माँ श्वेता ये दिखा सकती थी कि अपने परिवार के लोग नहीं रोते हैं, अपने लोगों के लिए जाते हैं, बल्कि अंतिम समय में वो ये मनाते रहते हैं कि कब ये जाएं, ताकि इस संपत्ति का जो पूरा अधिकार है उनको मिल सके। उनकी ये चिंता होती है और अंत का समय इतना खराब होता है तो ऐसे लोगों के लिए, धनी अमीर सवर्ण लोगों के लिए, कि उनके पास कोई नहीं जाता, बल्कि जो शनिचरी है वो अपने दोस्त से कहती है कि ऐसा ही लोग क्यों करते हैं, जब कोई मरने जा रहा है तो उसको जाके देखो, तो उसका ठीक से इलाज तो करवाओ। ये औरत जो खुद अपना इलाज नहीं करा सकती, वो ये बात करिए तुम्हारे पास तो पैसा है, लेकिन बात ये होती है कि जब ये चले जाएं तो ठीक से होना, ताकि हमारा रुतबा बना। अपने ईगो के लिए, अपने घमंड के लिए, अपनी संपत्ति, अपने पावर के घमंड के लिए उनको अच्छी रोने वाली औरतें चाहिए, जो वही बेचारी औरतें हैं शनिचरी जैसी, जिनका जीवन आधा जीवन प्रोस्टिट्यूशन में बीतता है और आधा जीवन रोटी के लिए इस तरह के काम करने के, फिर भी उनके आंसू निकलते हैं। ट्रेजेडी तो ये है, यहाँ है ट्रेजेडी।
उजाले की ये है सेंचुरी। जहां तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रही हूँ, जो द्रौपदी कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर, वो गैंग रेप का शिकार होती है। शिकार क्या होती है? उसको शिकार बनाया जाता है। और वो जब, और ये होता क्यों है? उनकी जमीनों के लिए, उनके जंगलों के लिए, उनके पेड़ों के लिए। शाल के पेड़ जो हैं वो एक आदिवासी युवक से ज्यादा कीमती है। एक पेड़ के लिए जो पुलिस और ठेकेदार और तहसीलदार है वो उन लड़कों की हत्या कर देते हैं। वो ऐसे काटे जाते हैं जैसे कि पेड़ भी नहीं काटे जाते हैं। कब कौन गायब हो जाए, कहाँ चला जाए, उसके बाद सिर्फ बचा रहता है रोना, बिसरना उनके जीवन में। तो इसी तरह से एक दिन द्रौपदी को वहां पर लगातार सीआईडी के लोग, कौन विद्रोह कर रहा है, कौन सरकार के खिलाफ जा रहा है, कौन जमीन पे जागरूकता फैला रहा है, इस तरह के तमाम आरोपों को लगा करके गायब करते रहते हैं बच्चों को, लड़कियों को, मतलब बेहिसाब। उसी तरह से ये द्रौपदी गायब होती है और जब जगती है तो ये पाती है कि इसके दोनों स्तन शरीर के नीचे खून, चिपचिपा खून है और दोनों हाथ पांव उसके बांधे हुए हैं। ये जो हिंसा है ये मॉडर्न भारतीय आधुनिक राज्य की राजनीतिक हिंसा है। पुलिसों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, तहसीलदारों के द्वारा, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के प्रचारकों का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत हद तक था लोगों को पकड़वाने में, उनके द्वारा की हिंसा। इसको हम नहीं कह सकते कि ये छेदी राम ने किया और ये फलाने नाम राम ने किया, ऐसा नहीं। ये हिंसा को इस तरह से पहचानना है, ये स्टेट वायलेंस। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ऐसे वायलेंस से, इस तरह की हिंसा से ये लोग टूटने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर इस हिंसा का अतिक्रमण कर देते हैं, ट्रांसेंडेंस ऑफ दिस वायलेंस, जो कि अंत में ऐसी हालत में भी नंगी जाती है पुलिस स्टेशन के पास और उसको पुलिस वाला कहता है, सेनापति क्या नाम है, इसको कपड़ा पहनाओ। कहती मैं कपड़ा नहीं पहनूंगी, कपड़ा तो तुमने उतार दिया, अब मैं कपड़ा नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी। और क्या करोगे तुम आखिर? मुझे मार ही तो डालोगे, अब क्या हो सकता है? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये मौत ही है, इसका मुझे कोई भय नहीं। एब्सोल्युटली फियरलेस हो जाती है। और ये जो फियरलेसनेस है यहाँ पर जन्म लेती है वो स्त्री जो इस सिंबॉलिक ऑर्डर के बाहर चली जाती है, जहाँ उसके लिए लज्जा, शर्म, वेदना, दुख सब बेमानी जाती है। ये है द्रौपदी। आप सोचिए, द्रौपदी से जोड़िए इस द्रौपदी को, देखिए वहां तो कृष्ण आ गया बचाने, यहाँ कोई बचाना नहीं। उसका अपना, जो अरुण जी कहते हैं, उसका अपना स्व वहां पर जागृत होता है, जो उसके साथ खड़ा। मतलब कोई सेनापति है, कोई सेनापति है, कोई भूमिपति, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी तरह से दौलत की चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन उठा के ले प्रोस्टिट्यूट बना दिया। उसके जो किताब आप पढ़ते हैं, जब वो कहानी पढ़ते हैं तो आप सब सोचते हैं कि वाकई उन्होंने जो हमारा कैटेगराइजेशन किया है, भिखू, ये भिखू लोग कितने गंदे गंदे काम करते हैं, कितना भयानक काम करते हैं ये लोग। एक दिन में 32 मर्दों के साथ सोने के लिए, ऐसी आदिवासी औरतों को वो खुद तय करते हैं कि कितना क्लाइंट आएगा। ये दौलत की कहानी है। उसके बाद उसका शरीर कुछ नहीं रहता उसके लिए, टोटल एलिनेशन फ्रॉम द बॉडी, सिर्फ उसका
माइंड है जो भी सोचता है कि इस व्यवस्था से निजात पाना ही होगा। और अंतिम कहानी जो मैंने चुनी है ये बताने के लिए कि क्यों शी इज डिफरेंट एंड व्हाई वी नीड टू हैव अ फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जिस तरह की हिंसा की वो बात करती हैं वो मामूली हिंसा नहीं है। वो पितृसत्ता के तमाम परतों से गुजरकर, संगठित होकर, एकीकृत होकर की हिंसा उन लोगों तक पहुंचती है। इसे एक व्यक्ति की हिंसा दूसरे व्यक्ति पर नहीं हो रही है बल्कि पूरी व्यवस्था की हिंसा हो रही है। तो ये जो कहानी है शिकार कहानी में मेरी नाम की एक आदिवासी लड़की है जो जिसका रंग गोरा है, क्योंकि उसकी माँ के साथ एक ऑस्ट्रेलियन पर्यटक सोया होगा और उसके बाद उसका जन्म होता है। तो आदिवासी समाज में भी क्योंकि उसकी चमड़ी गोरी है तो उसको अपना नहीं मानते, जिसको बाद में वो समझ भी जाती है कि अपने गोरे चमड़े में कितना नस्लवाद है। अपने गोरी चमड़ी के कारण वो कुछ लिफ्ट भी ले सकती है, जैसे सभी उसको चाहते हैं। 80 साल का आदमी जिसका दांत भी नहीं है वो भी चाहता है उसको, और वो आदमी जो अभी ठीक से समझता भी नहीं किससे क्या है वो भी चाहता है। ये हमारे समाज के रिप्रेस्ड सेक्सुअलिटी और उसके रिवर्सल की कहानी है। और अंत में एक तहसीलदार सिंह उसका नाम, जो ठेकेदार है उसकी नजर मेरी पर पड़ जाती है और मेरी के लिए बचना नामुमकिन हो जाता है। तो उस कहानी में जो बड़ी बात माता देवी कहती हैं वो ये कि शिकार सिर्फ वही हमारा क्यों करें, हम उनका शिकार क्यों नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि जिसका हम शिकार करने जाएं उसको हम उसका एनिमलाइजेशन करें। जब तक उसके अंदर, जब तक उसका जानवर उसको जानवर बना नहीं देता है तब तक मारना नहीं है उसको। इसलिए मेरी इंतजार करती है और एक दिन उसको अंत में पकड़ लेता है उसको, तो कहती है ठीक है आज नहीं, जिस दिन उनका जो पर्व होता है उस दिन तुम वहां पर गड्ढे के पास आना, मैं मिलूंगी। तो वो जाता है उस जगह। आप लोगों ने कहानी पढ़ी या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं इसमें नरेट करूँगी। और वो शराब की बोतल लेके आता है और वो जाके देख के आती है कि वो गड्ढा जो है जहाँ पर उसको बुलाती है काफी गहरा है, नीचे चला जाता है। और अक्सर वहाँ तेंदुआ वगैरह आते हैं शिकार को मारने खाने। तो बताती है कि भाई हमसे बड़ा शिकारी कौन हो सकता है, हम तो जंगल के जानवरों के साथ रहते हैं और हम रोज शिकार करते हैं। हम आज एक नए किस्म के जानवर का शिकार करेंगे जो मनुष्य है। और अगर कोई फिल्म बनाना चाहे तो जो अंतिम सीन है तो कुछ ऐसा है कि वो शराब पीता है, ये भी थोड़ा पीती है, और उसको वो बहला के फुसला के उस स्तर पर ले जाती है जहाँ पर वो एक जानवर की तरह उसको दिखने लगता है। उसका पूरा चेहरा मोहरा सब बदल जाता है, इतना ज्यादा वासना सिक्त हो चुका है, इतना वो तत्पर है कि अब किसी तरह से उसके साथ वो संभोग करे या फिर देख करे। उस मोमेंट तक उसको ले जाती है, उसके बाद उसको मार देती है और नीचे जगह फेंक देती है। और उसका पैसा वैसा निकाले तो शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज मनी, बट सोचती है कि अब क्या करेंगे, ले जाते हैं तो सब ट्रेस कर ले कहाँ पर है, ले लेती है पैसा, जाती है कपड़े पे खून है उसको साफ करती है नाले में और सोचती है कि इसको अब तेंदुआ वगैरह कोई आके खा लेंगे, तो खून उसका भी निकल रहा है। और वहां से वो निकल करके आती है और वो खुद ही बदल जाती है। आज तक जो वो इतनी बड़ी विक्टिम थी, तमाम तरह के लोग उसको छू रहे थे, नोच रहे थे, उसको भगा रहे थे, स्टॉप कर रहे थे, आज एकदम उसको लाइट उसने कुछ किया है अपने साथ, उसने खुद किया, किसी ने उसकी मदद नहीं की, उसने एक जाल को काटा है। ये कहानी शिकार है। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा समाज मत बनाओ जिसमें तुम दूसरों को जानवर बना दो, क्योंकि कभी न कभी वो उसका प्रतिकार हो सकता है, उसका विद्रोह हो सकता है। वो अगर तुमको जानवर बना दे, तुम्हारा एनिमल तुम्हारे अंदर तुम्हें दिखा दे, तो तुम कैसे बच पाओगे? तुम तो
बचे हुए हो इसीलिए कि तुम समझते हो कि तुम बहुत बड़े धार्मिक, सत्य के प्रार्थी, पुजारी, पुरुष हो, इसलिए तुम बचे हुए हो। तुम्हारा भी सब्जेक्ट पोजीशन, जिस दिन तुम्हारा वो सब्जेक्ट पोजीशन दिखा दिया जाए तो वो एक भ्रम है, एक घोसला है, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक जानवर रहता है बेसिकली। तब उस दिन क्या होगा? या तो तुम खुद को नहीं, टॉल्स्टॉय की कहानी रिजर्वेक्शन याद आ रही, तुम खुद उसका कोई प्रतिकार ढूंढोगे या फिर तुम इस तरह से मारे जाओगे। यानी कि ये व्यवस्था खत्म की जाएगी, ये जाल काटा जाएगा। ये महाश्वेता देवी है। महाश्वेता देवी के अंदर एक ऐसी समझ, मार्क्सवादी कह लीजिए, मैं तो इसका विरोध नहीं करती हूँ, ऐसी समझ है जो समझती है कि राज सत्ता क्या है, उपनिवेशवाद क्या है। यहाँ पर जब वो वायलेंस को अपनाती है, उसके पहले की जो कहानी है द्रौपदी वाली, जिसमें वो जाकर कहते कहाँ मारो मुझे, वो भी एक अहिंसा की ही पुकार है, लेकिन ये गांधीवादी अहिंसा नहीं है, ये एक दूसरी अहिंसा है जहाँ पर आपको अपने को फेस करना है। ये खत्म होने वाली चीज ही नहीं है। एक के बाद एक और कहानी है उनकी, भूल उसका नाम, जिसमें वो कहता है कैरेक्टर, आदिवासी कैरेक्टर, अगर इसको हम मार भी लेंगे तो क्या होगा, और एक पलटन आ जाएगी। ये तो रुकती नहीं चीज, ये तो लहर की तरह है। और इस जंगल में जो हमारा घर था और दूसरों का राज है, हम तो ये भी नहीं बता सकते कि अब सुअर किधर से आएगा और खरगोश किधर से आएगा, और किसको हम मार पाएंगे और किसको नहीं मार पाएंगे, और हमें मारेगा। तो अराजकता है पूरी, और उस अराजकता की दृश्य की तरफ भूले जाती है, और ये संकेत भी देती है, ये मत समझो इस चीज को भी तुम हैंडल करो, पासा किधर पड़ सकता है। तो आज देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, उड़ीसा में देखिए, जहाँ कहीं भी आदिवासी रहते हैं, देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है। महाश्वेता देवी सही है या गलत? हिंसा और हिंसा, और ये हमारे अभी का जो मंडलीकृत पूंजी है या पूंजीवाद है, उसके साथ हो रही लड़ाई है, जिसका चित्रण और भी होना चाहिए और आगे लिखा जाना चाहिए। इस सिंबॉलिक, वायलेंट सिंबॉलिक ऑर्डर में सब्जेक्ट पोजीशन लगातार बदलता है। जो हाशिए पे वो सेंटर में आ सकता है, जो सेंटर में वो हाशिए पे जाता है। जो दलित है वो मैं मतलब खत्म करने वाली तरीके में पढ़ना चाहती हूँ कि सिर्फ आदिवासी जीवन के बारे में बात नहीं करें, तो हमारे जातिवाद के बारे में बात करें। यानी कि महाश्वेता देवी हमारे पितृसत्ता के पूरी संरचना को समझती हैं, कहाँ कहाँ यही पावर किस किस तरह से लोगों का दमन करता है। करेंगे वक्त टाइम नहीं मैं पढ़ूँ, लेकिन इसमें यही बात होती है कि उसको एक पंडित है, उसाद का गाँव है, पढ़ाने के लिए आया है और बता रहा है, क्योंकि इसकी बकरियां हैं इसके पास, जिनको पालता है और उससे इतना खाने पीने का व्यवस्था करता है वो, उसको भी पुलिस ले जाती है, उसकी बकरियों को। इसके डर से जब उसकी बकरियां ज़्यादा हो जाती हैं तो वो आदिवासियों के बीच में चला जाता है, तो वहीं खुले आकाश में रहता है और आदिवासी लोग उसकी मदद करते हैं। तो एक बार जब वो गाँव फिर आता है, जब बताया जाता है कि पुलिस वाले सब चले गए हैं, तो उसको एक दोस्त समझाता है कि तुम अपनी बकरियों को एक आध को बेच सकते हो और उससे थोड़ा पैसा है तो अपनी झोपड़ी बना के अब रखो, तुम मिलकर शादी वादी करो, अनमैरिड मैन। उसी बीच एक सुखी राम करके एक मास्टर आता है, उसको इसी अर्थ में समझाने लगता है कि देखो तुमको बार बार भागने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही देश है, इसमें तुम्हारे लिए ये सब अधिकार है। और तब बताता है कि कहता वो कैसे, क्योंकि यहाँ संविधान है, आपके संविधान में वो जातिवाद को हटा सकता है, दुष्ट को का जीवन बदल सकता है, क्योंकि राम जी आए, कृष्ण जी आए, बुद्ध जी आए, कोई सब नहीं हटा सकता। बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, क्या ये संविधान नाम का ग्रंथ
उन सारे ग्रंथों से बड़ा है ये पुस्तक। ये मानव इनोसेंस, ये अविश्वास, एक तरह का साहस है इसमें, एक यथार्थ से टकराव है जो स्त्रीवादी समझ के लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।